नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी जो ग्रुप डी की आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए प्रतिदिन सुबह 10 बजे हम लेके आते हैं। ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी तक 5/12/2018 को पेपर हुआ, उसका 7/12/2018 को पेपर हुआ, उसके तीनों शिफ्ट के हम पेपर करवा चुके हैं। आज है 4/12/2018 शिफ्ट 1 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आज आपके सामने है। जो मैथ के प्रश्न हैं, सारे मैथ के प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। तो हमारे चैनल पर प्रतिदिन मैथ की क्लास, एक क्लास जो चैप्टर वाइज चल रही है शाम को 8 बजे और एक क्लास जो सुबह 10 बजे चल रही है वो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा थोड़ी क्लास होने के बाद हम लोग एनटीपीसी की भी क्लास चलाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद हमने जो समझाया है अगर वो आपको अच्छा लगे तो उसको वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है? देखिए, कह रहा है जो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या, तीन संख्या है, टोटल तीन संख्या है। तो कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। इसका मतलब जो पहली संख्या है इस वाली संख्या से 30% कम है और जो दूसरी वाली संख्या है इस वाली संख्या से 37% कम है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए हर जगह फ्रैक्शन की जरूरी नहीं है, जहां पे प्रश्न जो आसान लगे वो प्रश्न सॉल्व करना है। इसलिए कहते हैं ट्रिक आप खुद से बनाइए, हमारी बनाई हुई ट्रिक पे जाएंगे तो आप पेपर के टाइम में कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। हम कह रहे हैं इसको मानते हैं 100, इसको मान लेते हैं 100। तो जो पहली संख्या है वो 30% कम है इससे, तो 100 का 30% कितनी हो जाएगी? 70। कितनी हो जाएगी? 70। और 100 का 37% कितना हो जाएगा? 37। तो 37 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 63। 37 कम है तो 63 हो जाएगी। अब यहां से कह रहा है कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम है। पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी कम है? 7 कम है। मेरे हिसाब से 7 कम है। क्वेश्चन में कितनी कम है? मतलब किससे कम है? 70 से कम है। इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 कितना आ जाएगा? 10% कम है। इसका मतलब दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 10% कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक कुर्सी के मूल्य में 16 सही 2/3 लिखा है। ठीक है, 16 सही 2/3% की कमी करने से उसका मूल्य घटकर 450 रुपए हो जाता है। 16 सही 2/3 हमने बताया था, 16 सही 2/3 बराबर होता है 1/6। कह रहा है पहले उसका मूल्य 6 था, एक कम हो गया तो कितना हो गया? 5 हो गया। एक कम हो गया तो 5 हो गया। मेरे हिसाब से 5 हो गया, लेकिन घटकर कितना हो गया? 45। 450 5 1 बराबर कितना आ जाएगा? 9। 90 एक बराबर जब 90 आ जाएगा तो पहले मूल्य कितना था? 6 गुणे 90 बराबर 540। खत्म, बराबर 540 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 8 24 12 20 का एचसीएफ बताएं। एचसीएफ वो होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 20 18 8 24 12 और 20 सभी को काट सके। तो देखिए यहां से अगर बड़ी से बड़ी संख्या यहां से ले 8, और हमने आपसे बताया था एचसीएफ निकालने के लिए कोई भी जो दो पास की संख्या हो उनका अंतर या उसका फैक्टर ही उसका एचसीएफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 8 और 12 का अंतर कितने का है? 4। इसका मतलब 4 से देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 3 12, 4 5 20 और यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। खत्म। पास की जो संख्या है या तो उसका अंतर एचसीएफ होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा, और दो तो हो नहीं सकता क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, तो 4 ही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु -2,3 -2,3 किस चतुर्थांश में है? ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है किस चतुर्थांश में है? ये x है और ये y है। ठीक, चतुर्थांश की बात करें, देख लीजिए, अब कभी इस तरह के प्रश्न आपको परेशानी नहीं होगी, रटने की जरूरत नहीं है कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस होगा, रटने की जरूरत नहीं है। ये प्लस x अक्षांश है, ये माइनस x अक्षांश है, ये y प्लस अक्षांश है, ये माइनस y अक्षांश है, कोई दिक्कत? अब ये बताइए, ये मूल बिंदु है, यहां से अगर इधर चलेंगे तो प्लस का होगा और उधर चलेंगे तो भी प्लस का होगा, मतलब x और y दोनों के मान क्या होंगे? प्लस कॉमा प्लस ही होंगे। ठीक, अब अगर इस मूल बिंदु से इधर चलेंगे तो माइनस एक्स की तरफ चलेंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस एक्स की तरफ चलेंगे, जो एक्स वाला मान होगा माइनस होगा, कॉमा जो ऊपर वाला जो वाई वाला मान होगा अभी भी क्या होगा? प्लस का होगा, तो यहां से ये प्लस माइनस और प्लस की वैल्यू होगी। अब यहां से देखिए, इस मूल बिंदु से इधर गए तो माइनस वाई, इधर गए तो माइनस एक्स, तो माइनस कॉमा माइनस माइनस कॉमा सॉरी माइनस कॉमा माइनस आपके मूल होंगे। ठीक है, अब अगर यहां देखेंगे इधर गए प्लस का एक्स तो प्लस का एक्स, इधर आए तो माइनस का कॉमा माइनस का, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2,3 माइनस का एक्स, ये एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, आपका दूसरा चतुर्थांश आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? दूसरा चतुर्थांश आ जाएगा आंसर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। खत्म। अगला क्वेश्चन, रटने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए, ये 3 क्वेश्चन हमने इन प्रश्नों को, एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, इस तरह से हम 3 प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों प्रश्नों में बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आज। ठीक, देखिए कह रहा है 50 वस्तुओं को बेचने पर, 50 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब हमने 50 वस्तुएं बेची, विक्रय किया, समझिएगा, बेचने पर एक आदमी को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। माना एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत 1 रुपया है। कितना है? 1 रुपया। ठीक, तो 50 वस्तु की कीमत मतलब एसपी क्या जाएगा? एसपी क्या जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या जाएगा? 50। ठीक है, और लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो 10 वस्तुओं के, 10 वस्तु की कीमत भी 10 हो जाएगी, तो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। इसका मतलब लाभ क्या हुआ हमारा? लाभ क्या है? लाभ है 10 रुपए। लाभ है 10 रुपया, एसपी है 50 रुपया। तो लाभ है, तो हमें क्या निकाल, परसेंटेज निकाल, 10/50 गुणे 100, 10 पचे 50, कितना जाएगा? 20% का लाभ। क्या है? 20%। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट कितना जाएगा? लाभ परसेंट आ जाएगा 20, 10/50 बराबर 20% हमारा लाभ परसेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब हम 50 रुपए की वस्तु बेचते हैं तो हमें 10 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 10 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। वहां पर क्रय मूल्य का लाभ हो रहा था, यहां पे 10 रुपए की विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, तो वही चीज बार बार कह रहे हैं, एक वस्तु की कीमत 1 रुपया, तो 50 वस्तु की कीमत 50 रुपया। तो यहां से एसपी, यहां पर एसपी दे रखा है 50। ठीक है, तो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। किसकी हानि होती है? विक्रय मूल्य की हानि होती है। इसका मतलब जो हानि है, हानि है 10 रुपया है, किस पर है? किस पर है? 50 पर है। तो यहां पे क्रय मूल्य क्या रहा होगा? एसपी क्या रहा होगा? 60 रुपया रहा होगा। क्या रहा होगा? 60 रुपया रहा होगा। तो 10 रुपए की हानि किस पर? 60 पर। 1/6, 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 16 सही 2/3। समझ में आया? ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न और दे दिए जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो पहला प्रश्न था, 50 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। क्रय मूल्य का लाभ होता है तो 10/50 गुणे 100, 20% का लाभ हुआ।
क्रय मूल्य का लाभ हुआ। ठीक है, यहां पर क्या करा, विक्रय मूल्य की हानि हुई। इसका मतलब जो 50 वस्तु बेच रहे हैं, 50 रुपए की बेच रहे हैं वस्तु, उसमें 10 रुपए की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 60 रहा होगा। तो 10/60, 1/6, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो देखिए, सीपी बटे एसपी बराबर 10/12, मतलब क्रय मूल्य 10 था, सेलिंग प्राइस 12 थी, लाभ कितने का हुआ, 2 का लाभ हुआ। कितने में से, 10 में से। 1/5, 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है, अगर ये खंबे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई खंबे की लंबाई के साथ जुड़ती नहीं है। अब अगर ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे पहुंची, जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की खुद एक लंबाई होती है, पोल की कोई एक चौड़ाई नहीं होती है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की जो होती है वो एक लंबाई होती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों आपस में जुड़ जाती हैं और वही दूरी का काम करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, S बराबर D/T, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी क्या है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 300। ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है, कितने समय में पार कर जाती है इसको, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में। अब देखिए, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो एक काम करते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 72 गुणे 5/18, ठीक है, 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो ये 20 है। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, 800 बराबर 300 प्लस ट्रेन की लंबाई। तो ये इधर आ जाएगा 500 बराबर ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 500 मीटर। खत्म। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाती हैं, वही दूरी का काम करती हैं, वही दूरी का काम करती हैं। समय 40 सेकंड और चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, और अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, एक आपके घर आता होगा वो मसाला MDH, पढ़ा, देखा, इसको याद रखना, MDH आदमी, मैन, दिन मतलब डेज, घंटे, H मतलब घंटे, आवर। ठीक है, और बटे कर देना है काम, ये हमारा काम, बटे W वर्क। ठीक, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 5 आदमी M, 5 आदमी 6 दिन में D 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 खिलौने बनाता है। जितने काम करे वो, काम कितना किया, 12 खिलौने बनाया, तो उसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, ज्ञात करें कितने दिनों में, कितने दिनों में 12 आदमी 10 घंटे काम करके 10 घंटे काम करके 16 खिलौने बनाएंगे, 16 खिलौने बनाएंगे। ये क्या लिखा है, देखिए, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये नोट कर लीजिए, यही तो लिखा है। अब देख लीजिए, 4 × 12,
4 चौको 16 काट सकते हैं, ये कट जाएगा 3 बार, कोई दिक्कत। ये 3 से ये कट जाएगा, ठीक। अब ये 3 से ये कट जाएगा, कोई दिक्कत। 5 से ये कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, d बराबर 2। d बराबर 2, इसका मतलब जो 16 खिलौने बनाने हैं 2 दिन में बन जाएंगे। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? जैसा प्रश्न कह रहा है अगर आप वैसा ही करते चले जाएंगे तो प्रश्न कभी भी कठिन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, बढ़िया प्रश्न है और यह आपके पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है, देख ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक वृत्त की स्पर्श रेखा PT, एक वृत्त की स्पर्श रेखा PT और जीवा ए भी वृत्त के बाहर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। PT बराबर 2 AP तथा AB बराबर 18। ध्यान दीजिएगा, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक। एक जीवा आती है, यहां से ऐसे आई और कहां पर प्रतिच्छेद करती है, P पर प्रतिच्छेद करती है, P पर प्रतिच्छेद करती है, और ये है जीवा A B और ये हो जाएगी D। कोई दिक्कत? इसका फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर बराबर AP इंटू BP, ये फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे। करार PT बराबर PT बराबर 2AP, तो यहां से PT बटे AP बराबर हो जाएगा 2/1। इसका मतलब ये PT ये है, अगर इसको हम 2x मान लें, इसको 2x मान लें तो ये x हो जाएगा, AP x हो जाएगा। AB दे रखा है 18, AB दे रखा है 18, कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए समझिएगा, प्रश्न खत्म। PT स्क्वायर 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर AP कितना दे रखा है, इंटू x इंटू BP यहां से यहां तक है तो x प्लस 18, ध्यान दीजिएगा। अब अगर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये गुणा में था ना तो ये देखिए, ये 2 हटाइए, यहां से ये हटा दीजिए, तो 4x इज इक्वल टू x प्लस 18, इधर आ जाएगा 3x बराबर 18, x बराबर आ जाएगा 6, ठीक। x बराबर आ गया 6। जब x बराबर 6 आ गया तो पूछा क्या है, तो PT ज्ञात करें। PT कितना है, 2 इंटू एक्स, 6 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा, कहां पर है, 12 आपका आंसर है, ठीक। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये वृत्त है, एक जीवा ये है, एक जीवा यहां पर ये मिलती है, ठीक है, A B C D E, ठीक है। तो यहां से वही सेम टू सेम यहां पर जैसे है, देखिए CD इंटू CE बराबर हो जाएगा CB इंटू AC, ठीक है। ये नोट करना है, ये दोनों प्रश्न ये और ये किसी ना किसी पेपर में आते ही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रीवियस ईयर में आपके नहीं पूछा गया है तो ऐसे प्रश्न हम आपके लिए जरूर रख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 नंबर हो गया, अब 11 नंबर पे आते हैं। प्रतीक अपने घर से अपने स्कूल एक निश्चित दूरी, देखिए एक प्रतीक की स्कूल की दूरी है, जो हर दिन स्कूल वहीं पर है ना, दूरी तो समान होगी, आज जाए या कल जाए या 1 साल बाद जाए, उसका घर पर चेंज ना हो, तो उसके घर से स्कूल की दूरी प्रतिदिन सेम होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतीक अपने घर से अपने स्कूल के एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। चाल से तय करता है तो वह 8 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर वो घर से एक समय में निकला और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से गया, जिससे भी गया, तो वो 8 मिनट देरी से पहुंचा, 8 मिनट देरी से पहुंचा। लेकिन अगर वह
40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है तो वह 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। 8 मिनट लेट और 2 मिनट पहले, तो दोनों का अंतर कितना का हो गया? 10 मिनट का हुआ है। समझ लीजिएगा, अगर वो 30 की स्पीड से जा रहा था तो 8 मिनट लेट हो रहा था, 8 मिनट लेट हो रहा था, मतलब 8 मिनट लेट हो रहा था, यहां पर था। और अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दोनों का अंतर कितने का हो गया? 10 का हो गया। अब ये थी चाल, ठीक है। तो चाल का रिवर्स समय होता है। अब समय 40 और 30, तो इसका हम 0 से 0 खत्म कर सकते हैं, यहां पे नहीं खत्म कर सकते हैं। चाल तो जो दे रखी वही है, समय का रेशियो निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से इनमें अंतर कितने का है? 1 का। क्वेश्चन में कितने का है? 10 मिनट का। 1 बराबर 10 के, तो किसी एक में रख दीजिए, इसमें समय रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, सेम आंसर आएगा। हमने कहा समय आ गया 10 गुणे 40, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, एस बराबर डी अपान टी होता है। तो दूरी निकालना है तो डी बराबर हो जाएगा एस इंटू टी, हो जाएगा एस इंटू टी। तो एस कितना दे रखा है? चाल 30 गुणे समय कितना है? 40 बटे 60 कर देंगे, मिनट में आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, 5 को 20, डी बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर आपका, इसका मतलब स्कूल है। स्कूल की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर है। कैसा भी प्रश्न आ जाए, अगर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इसकी भी ट्रिक है, अगर ट्रिक से जाएंगे तो अगर रेशियो क्या हो गया, अगर रेशियो थोड़ा सा वैसा ऊट पटांग आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी विधि अपनाइए जो हर प्रश्न में हर जगह काम आ जाए, पेपर के टाइम में हमें याद आ जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई राशि किसी निश्चित दर से, किसी निश्चित समय में 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 गुनी हो जाती है, वह किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी? देखिए, हम दो तरीके बताते हैं, बेसिक, एडवांस। ध्यान दीजिए कैसे कह रहा है। कोई राशि हमें नहीं पता, किसी निश्चित समय में, एक समय है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। 1 रुपए की राशि 3 हो गई, 3 हो गई, इसका मतलब इसमें ब्याज भी होगा। तो यहां से एसआई निकल के आ गया 2 रुपया। तो देखिए 1 रुपए की राशि, सॉरी एसआई आ गया 2 बराबर 1 रुपए की राशि, ठीक है। दर कितनी है? 8, समय बताना है बटे 100, बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर करा वो किस दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी। फिर इसको सॉल्व करने के बाद फिर 5 गुना निकालेंगे, प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। एक उसके बाद में इसके अलावा एक है n1 माइनस 1 अपान t1 बराबर n2 माइनस 1 अपान t2। ये भी एक ट्रिक है, लेकिन इन सब की यूज करने की जरूरत नहीं है। हम आपको वो चीज बताएंगे जो आपके पेपर में याद आ जाए, काम आ जाए। ध्यान दीजिएगा, कोई राशि रही होगी, मान लीजिए 1 रुपए की राशि रही, कहा है ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो 1 रुपए की राशि 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। दर कितनी है? 8% की दर से, तो उसको ब्याज कितना मिला? 2 रुपया मिला। एसआई कितना मिला? 2 रुपया मिला। कोई दिक्कत? 2 मिला। अब वही राशि, कौन सी? ये वाली राशि, ये वाली राशि 1 रुपए की राशि 5 गुनी हो गई। किस दर से हुई हमें नहीं पता, तो ब्याज कितना मिला? 4 रुपया ब्याज मिला, ठीक, 4 रुपया ब्याज मिला। 2 रुपया ब्याज मिल रहा था 8% की दर से, तो हमें 4 रुपया ब्याज मिला इंटू 2। तो इसमें भी क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे, तो दर कितनी रही होगी? 16%, और ये आपका आंसर हो जाएगा 16%। बताइए कोई दिक्कत? 1 रुपए की राशि 3 गुना हो गई 8% की दर से, इसका मतलब ब्याज मिला 2। इस ब्याज को 4 गुना करना है, तो 2 इंटू टू करेंगे तो दर में भी 2 इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 16% दर आ गई। आगे बढ़ जाएगा, हमारा आंसर आ गया, खत्म प्रश्न में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो फंसेंगे, समय लगेगा, हमें आंसर निकालना है। देखिए कैसे, ये 639 गुणे 639 गुणे 639, इसका मतलब ये जो ये संख्या वही ये संख्या, वही ये संख्या है, तीनों संख्याएं हैं समान, तीनों संख्याएं हैं समान। तो इसका एक काम करते हैं, इसको पूरे को मान लेते हैं ए, और ए इंटू ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए प्लस b इंटू बी क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत, अपने में से हमने माना है। a इंटू ए है, a इंटू ए, क्योंकि 6 3 9 को हमने a माना है। देखिए a बी बी बी, तो बी क्यूब हो गया। a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। कोई दिक्कत, माइनस ए यहां पे इंटू होगा, सॉरी, ठीक है, यहां पे इंटू होगा, ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका ये फार्मूला ही होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये कट गया, इससे बचा क्या, ए प्लस बी बचा। इसका मतलब 6 3 9 प्लस 2 2 1 9 1 10 3 2 5 1 6 6 2 8। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 860। बताइए किसी प्रकार की जरूरत पड़ी क्या मल्टीप्लाई करने की? अगर आपको तरीके पता है, फॉर्मूले पता है तो आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकता है, अन्यथा आप फंस जाएंगे प्रश्न सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। आप किसी भी प्रश्न को कितने भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, हम अगले वीडियो में आपको इस तरीके का प्रश्न देंगे और देखिएगा कितना बेहतरीन प्रश्न होगा। अगर आप हमारे तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, बाकी जिस तरह से आप सॉल्व करते हैं मैं वो भी बता देता हूं। 120 लीटर मिश्रण में अम्ल और जल है, तो आप क्या करते हैं, और उनका अनुपात 2:3 है, तो आप क्या करते हैं, टोटल 3 बराबर 120 के, 1 बराबर 40 के, तो 4 दूनी 8, 80 आ गया आपका अम्ल, ठीक है, और 80 40 आ गया आपका जल। ठीक, ये कर दिया आपने। अब करा है, यदि अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 करना है तो मिश्रण में कितना जल मिलाना पड़ेगा, कितना जल मिलाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, कितना जल मिलाएं कि यह अनुपात 2:3 हो जाए। अब आप सोचेंगे, ऑप्शन रखेंगे, विचार करेंगे, उतनी देर में प्रश्न खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे खत्म होगा, हम आपको बताते हैं। इस तरीके से आपको प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। कैसे करना है, 120 लीटर मिश्रण था, उसमें अम्ल और जल था, कितना अनुपात था, 2:1 था। ठीक, अब हम मान लेते हैं 2 1 3, 3 बराबर 120 के, 1 बराबर 40 के। अभी हमने यहां पर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अम्ल और जल का अनुपात 2:3 करना है, 2:3 का अनुपात करना है। ये एक बोतल है, एक बोतल है, इसमें 2 लीटर दूध मिला हुआ है, 2 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है। इसका एक रेशियो है, कुछ रेशियो है, हमें अभी पता नहीं है। इसमें हमने 10 लीटर पानी मिला दिया, तो अभी भी मिल्क जो है, दूध 2 ही लीटर तो है, रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन दूध तो अभी भी 2 लीटर ही होगा ना। टोटल मात्रा बढ़ेगी, टोटल मात्रा बढ़ेगी, लेकिन जो टोटल उसमें दूध है सिर्फ 2 ही लीटर है, क्योंकि हमने मिलाया क्या है, जल मिलाया है। क्या मिलाया है, जल मिलाया है, पानी मिलाया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने मिलाया है क्या, जल मिलाया है, तो अम्ल तो चेंज होना नहीं चाहिए, तो अम्ल अभी भी चेंज नहीं है। अगर चेंज होता तो हम इसको बराबर करते, अगर यहाँ पे बराबर है तो चेंज बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जल 1 से कितना हो गया, 3 हो गया, कितना मिलाया गया, 2 मिलाया गया, 2 बराबर, अब देखें जब 2 मिलाया गया, यहां से 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब 2 1 3 बराबर 120 के, 1 बराबर 40 के, तो 2 मिलाया गया, तो 2 यूनिट यहां से कितना, 40। इसका मतलब कितना मिलाया गया होगा, 80 लीटर जल मिलाया होगा, हो गया 80 लीटर पानी मिलाया गया होगा। प्रश्न खत्म हो जाता है, प्रश्न खत्म हो जाता है। अब अगले वीडियो में, जो अगला 7वीं क्लास होगी, हम आपको इस तरीके के प्रश्न 3 से 4 देने वाले हैं। आप लोग तैयार रहें और ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वो 5 प्रश्न सॉल्व कर लिए तो कभी भी आपको मिश्रण का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा।
और आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये 14 प्रश्न खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको और अधिक प्रश्न लेके आएंगे, 20 प्रश्न लगभग एक क्लास में करवाए जाएंगे। तो अगर ये आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजें लिख दिया करिए। जो प्रश्न समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखा करिए, हम उसको दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।